नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हम लोग लगातार बिहार की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं और इस बिहार की श्रृंखला में आपका सहयोग भी अपेक्षित है। आप लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और आगे भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़, हालाँकि ये रेगुलर क्लासेस तो चल ही रही हैं और झारखंड की वीडियोज़ हम लाने के पक्ष में हैं और कुछ दिन में अगर संभव हुआ तो लाइव क्लासेस भी चलेंगी हमारी। उस लाइव क्लासेस में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा, जिससे महत्वपूर्ण है ना बीपीएससी तक के जो सवाल बनते हैं जीएस पेपर से, वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस कड़ी में, आज की जो इस कड़ी है, ये कड़ी में आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। आज हम लोग बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। किसके बारे में? बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये बिहार की मिट्टी का मानचित्र बनाया हुआ है। आज हम लोग बिहार की मिट्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि बिहार में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, उनसे क्या सवाल बन सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बेसिकली। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, है ना, कि आप पढ़ते हैं ना, ठीक है, क्योंकि आप जितने भी लोग हैं, ठीक है, कि आज के समय में आप क्या हो रहे हैं कि आप थोड़ा सा भटक रहे हैं। भटक किस लिए रहे हैं? एक भावुक, एक तरह से अपील ही है आपसे ये, है ना। भटक किस लिए रहे हैं? क्योंकि आप पढ़ाई को छोड़ करके किसी दूसरे तरफ ध्यान दे रहे हैं। जैसे आज ही का बात हुआ, क्या थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूंगा। आज ही का बात हुआ कि हमारी ऑफलाइन कक्षाएं भी चलती हैं, उसमें कुछ लड़के बढ़ गए आज। ठीक है, तो हमने पूछा कि आज एक बैग इतना लड़का कैसे बढ़ गया, तो उसमें पूछा चला कि नहीं भैया, आप लगता है कि सब वैलेंटाइन डे मनाने के लिए आया है। तो वैलेंटाइन डे, ये जो नवरात्र जो चल रहा है ना, जैसे आप आशिकों का नवरात्र कह सकते हैं 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन तक जो चलता है, ये बेसिकली हमारी परंपरा की नहीं है दोस्तों। ठीक है, हमारी परंपरा की नहीं है। अरे हमारी परंपरा तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से संबंधित है, जो सम्मान और एक इज्जत की भावना का, है ना, एक दूसरे को समझने की भावना का प्रेरणा स्रोत थे वो, है ना। ये पाश्चात्य सभ्यता है, इसे आपको त्याग देना चाहिए। और इसके अलावा जो वैलेंटाइंस डे जो आप मनाते रहते हैं कि ये है वो है लंड फंड, अगर मेरे दोस्त एक गुलाब देने से कोई किसी के साथ हो जाता, तो सबसे ज्यादा साथी पाने वाला व्यक्ति देश दुनिया का माली होता, क्योंकि उसके पास तो सारा गुलाबे है ना। तो देश दुनिया का माली ही सबसे ज्यादा, उसके पास सबसे ज्यादा लोग होते, उसके पास सबसे ज्यादा महिला मित्र, पुरुष मित्र ये होते, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये जो नवरात्र बनाने की पद्धति है आप में, और जो उत्सुकता भरी रहती है ना, हाँ, उसको आप त्यागे, तभी आपको पढ़ाई में मन लगेगा। चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जहां से भी देख रहे हो, इस पद्धति को त्यागे, उसके बाद फिर आप पढ़ाई में मन लगाएं, तब आपको बिहार समझ में आएगा, है ना। नहीं तो कुछ नहीं आएगा, फिर आप इस बात को समझिए, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो कहने का अर्थ है कि आज हम लोग बिहार की मिट्टी प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ कुछ बीच बीच में मोटिवेशन देना भी जरूरी है आपको। और सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है यार, है ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप विवाह के उम्र के योग्य हो गए, लेकिन अभी तक विवाह नहीं आ रहा है ना। अगुआ आ रहा है तो भाग जा रहा है, कह रहा है कि तो यार कोई कुछ कर भी नहीं करता, खाली रोज देने में पगलाई लही, है ना। मेरे दोस्त, जिस महिला मित्र को आप रोज दीजिएगा, उसका पिता भी रोजगार ही देखता है ना। इसलिए रोज देना छोड़िए और रोजगार के पीछे भागिए, और ये रोजगार हमारे साथ आपका तय होगा। आइए देखते हैं हम लोग बिहार की मिट्टी को। ठीक है, आज कुछ कुछ घटनाएं हुई, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ इन बातों की, है ना। तो ये नवरात्रि का सिस्टम ना रखें, वो नवरात्रि मनाए माता का, अधिष्ठात्री माता का, है ना, जो नवरात्रि होता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज हम लोग बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और जो बिहार की मिट्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो पहले, सबसे पहले आप मैप को देख लीजिए। अगर आप मैप को देख लीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैपिंग करते हैं, और आप एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे। अगर आप एक एक पॉइंट लिखेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट आप लिखते जाइएगा।
अगर आप एक एक पॉइंट लिखेंगे आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार होगा। किसी भी प्रकार का बीपीएससी तक का किसी भी प्रकार का आपको बिहार का क्लास का पेड कोर्सेज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बिहार का मैपिंग देख ले। आपको अगर पता होगा तो कल के क्लास में मैंने बताया था, है ना, कि गंगा नदी इस स्थान से, बक्सर के स्थान से हो करके और कटिहार के रास्ते क्या हो जाती है दोस्तों, निकल जाती है, कटिहार के रास्ते निकल जाती है गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी बेसिकली बिहार को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, बिहार को दो बराबर हिस्सों में बांटती है बेसिकली, है ना। तो वही बिहार के दोनों तरफ कई सारी मिट्टियों का विस्तार है। अगर आप मिट्टी समझ जाइएगा तो आपको बिहार की कृषि, बिहार का इकोनॉमी, बिहार के बालू संसाधन, बिहार की जलवायु वगैरह बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यान केंद्रित करके और एक जगह केंद्रित करके आप पढ़ाई करना स्टार्ट करें, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। तो कहने का अर्थ है कि गंगा नदी बीचों बीच से गुजर जाती है और गंगा के दोनों, आप जानते हैं अभी मैं नदी भी पढ़ाऊंगा, अगले क्लास में नदी ही होगा आपका शायद, ठीक है, तो नदी ही पढ़ाऊंगा। तो नदी में आप जानते हैं कि गंगा नदी में कई सारी नदियां आ करके, छोटी छोटी नदियां जैसे कमला नदी, बगान नदी, ये सब, बागमती नदी, बूढ़ी गंडक, गंडक, है ना, महानंदा, ये सारी नदियां आकर के और गंगा नदी में क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो गंगा नदी में जब मिलती है ये सारी नदियां, तो जाहिर सा बात है कि अपने साथ अपशिष्ट चीजें भी लाएंगी। वो अपशिष्ट चीजें जो शिलाओं से टूटे हुए होंगे, वो अपशिष्ट चीजें जो मान लीजिए कि बालू के रूप में आएंगी, वो सारी अपशिष्ट चीजें लाएंगी और गंगा के विशाल मैदान में, जो बिहार का पूरा गंगा का विशाल मैदान ही है, आपको मैंने कल बताया था कि लगभग बिहार का 90 से 95% हिस्सा गंगा के विशाल मैदान से पटा पड़ा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो उसमें थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई आप इसका जान लें कि देखिए ये उत्तर हो गया गंगा का, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया गंगा का। तो जब आपसे पूछे कि गंगा का उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितना है, तो आपका आंसर होगा 345 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 345 किलोमीटर। और जब आपसे पूछे कि बताइए कि बिहार का पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, तो जाहिर सा बात है कि आपको देख करके लग रहा होगा कि ऊपर से नीचे कम है लंबाई और इधर से इधर जो हॉरिजॉन्टली है वो ज्यादा है लंबाई। तो लंबाई अगर ज्यादा है तो लंबाई कितना है, तो पूरब से पश्चिम जो है, पूरब से पश्चिम वो लंबाई है 483 किलोमीटर। कितना है, 483 किलोमीटर। और इसी रेंज में ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, नोट्स करते चलिए। इसी रेंज में आपके गंगा के मैदान फैले हुए हैं, खादर क्षेत्र फैला हुआ है, तराई क्षेत्र फैला हुआ है, बलसुंदरी मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सारी मिट्टियां गंगा बिहार में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखते हैं, बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें दोस्तों, ताकि हौसला अफजाई हो। मेरे पीछे 3-4 लोग काम करते हैं, है ना, उनका भी हौसला अफजाई हो, ध्यान में रखिएगा। तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान में रखना है और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर वगैरह करते रहिए आप, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप मैप को समझ लीजिए कि क्या मैंने मैप में बनाया है, आप लिखते चलिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। ये जो काला वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये बिंदु 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 काला वाला जो हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, ये काला वाला हिस्सा, ये बांगर क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र है। बांगर किसको कहते हैं थोड़ा सा जान ले। तो जलोढ़ के दो प्रकार होते हैं नवीकरण के आधार पर। नया जलोढ़ को जो साल साल 2-2 साल पर चेंज होते रहता है, नए जलोढ़ को खादर मिट्टी कहते हैं, और पुराने जलोढ़ को जो 20 बरस 30 बरस 40 बरस पर चेंज होता है ना, उसको बांगर क्षेत्र कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये बांगर, तो बिहार का सर्वाधिक हिस्से पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि कौन सा मिट्टी है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही आपका बांगर मिट्टी ही फैला हुआ है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, नोट्स करते चले जाइए। दूसरे नंबर पर आपका आएगा खादर मिट्टी। तो जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला एक बड़ा हिस्सा है ना, लाल वाला जो लाइनिंग किया गया है, वर्टिकली लाइनिंग किया गया है, इसको बोलेंगे हम लोग खादर क्षेत्र। इसको कौन सा क्षेत्र बोलेंगे,
खादर क्षेत्र बोलेंगे, यानी कि नया जलोढ़ यहाँ पर रहता है, क्योंकि आपको मालूम है कि गंगा के उत्तरी क्षेत्र में बहुत सारी हिमालयी नदियां आकर के मिलती हैं और खादर मिट्टी को लाती है। ठीक है, तो आप देखें कि जलोढ़ मिट्टी के खादर और बांगर से ही लगभग बिहार का 90 से 95% हिस्सा भर गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा बात कर ले, मैप में हम दिखाते रहते हैं आपको। यहाँ पर आपको मैंने कल बताया था, अगर कल का वीडियो नहीं देखा है आपने तो कल का वीडियो आप देख लें। कल का वीडियो देखने के बाद ही इसमें आए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कहने का अर्थ है कि देख लीजिए कि ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है, ये वाला लाल लाल बिंदु वाला जो दिख रहा है, ये देखिए नीचे का जो इलाका है वो छोटनागपुर पठार का कुछ अंश है इसमें दोस्तों, क्योंकि नीचे आपका झारखंड है। बिहार के दक्षिण में कौन है? झारखंड है। छोटनागपुर पठार का अंश है। तो छोटनागपुर पठार का जो अंश है, ध्यान में रखिएगा, इसमें आप जानते हैं कि छोटनागपुर पठार में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो आपसे कभी ये प्रश्न पूछे, है ना, आपसे कभी ये प्रश्न पूछे कि बताइए बिहार के किस क्षेत्र में आपको लाल और पीली मिट्टी देखने के लिए मिलेगा, तो आप गौर कर सकते हैं कि ये रोहतास का इलाका है और ये औरंगाबाद और गया का इलाका है। तो औरंगाबाद गया के दक्षिणी इलाकों में क्या आपको लाल और पीली मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। आप नोट्स करते चले, मेरा एक एक लाइन जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट्स करते चले और बहुत बेहतर तरीके से अपने तैयारी को पूरा करें। आप ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद बात करें कि आप देखते हैं कि झारखंड का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो ये इलाका है भागलपुर बांका, यहाँ पर पीछे का मैप आप देख चुके होंगे, भागलपुर बांका, है ना। तो भागलपुर बांका में आपको कुछ काली मिट्टी का विस्तार भी दिखेगा। कैसी मिट्टी का विस्तार दिखेगा? काली मिट्टी का भी विस्तार दिखेगा दोस्तों। तो आपसे कभी ये प्रश्न पूछे कि बताइए कि बिहार के किस क्षेत्र में या किस जिले में काली मिट्टी का थोड़ा बहुत विस्तार पाया जाता है, तो काली मिट्टी का जो थोड़ा बहुत विस्तार पाया जाता है वो भागलपुर और बांका के क्षेत्र में। वो भी किस लिए? क्योंकि झारखंड का राजमहल पहाड़ी से लगा हुआ इलाका है और राजमहल में लेटेराइट और काली मिट्टी की बहुलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको इलाका दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला जो इलाका दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो आपको इलाका दिख रहा होगा, ये इलाका आपका है, ध्यान में रखिएगा, ये लेटेराइट मिट्टी। ये कैसी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का ये इलाका है और लेटेराइट मिट्टी का ये अंश है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि बिहार के किस हिस्से में आपको लेटेराइट मिट्टी देखने के लिए मिलेगी, तो आपको बिहार के इसी हिस्से में लेटेराइट मिट्टी को देखने के लिए मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कि थोड़ा सा आपको बालुई मिट्टी भी देखने के लिए मिलेगा पश्चिमी चंपारण के हिस्से में। बेसिकली ये टोटल बालुई मिट्टी ही है। आपको बालुई मिट्टी देखने के लिए मिलेगा पश्चिमी चंपारण के हिस्से में, क्योंकि बूढ़ी गंडक गंडक सब यहीं से घुस करके इंटर लेकर के और उसके बाद गंगा में आकर के, और आप जानते हैं सोनपुर, है ना, सोनपुर आप जानते हैं, सोनपुर वहां पर आकर के हरियर क्षेत्र में और गंगा से मिल जाती है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैपिंग का काम था वो मैपिंग का काम मैंने करवाया। अब देखिए कि बिहार में कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं मिट्टियों से, आपको ध्यान में रखना है उस बात को। जैसे देखिए आपसे जो प्रश्न पूछेगा ना वो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, जैसे देखिए, है ना, कि आपसे पूछेगा कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी की बहुलता है। तो एक तो आपका ऑप्शन तो हो गया कि जलोढ़ मिट्टी होगा, खादर बांगर होगा। खादर बांगर में भी बांगर सबसे ज्यादा होगा, लेकिन आपको अवशिष्टता के आधार पर, अवक्षेपों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अवक्षेपों के आधार पर जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको जानना पड़ेगा कि दो प्रकार की मिट्टियां बिहार में होती है। एक को कहते हैं अपशिष्ट मिट्टी, अपशिष्ट मिट्टी, ठीक है, और दूसरा को कहते हैं अपोढ़ मिट्टी, अपोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, एक को कहते हैं हम लोग अपशिष्ट मिट्टी, एक को कहते हैं अपोढ़ मिट्टी। आप राइट डाउन कीजिएगा। अपशिष्ट मिट्टी किसको कहते हैं? जब नदियां बहने के क्रम में बड़े बड़े शिलाखंडों को क्या करती है कि विभाजित करती है, एक तरह से तोड़ती है, और तोड़ करके उसी शिलाखंड के आसपास क्या कर देती है, उस बालू वाला क्षेत्र को या मिट्टी वाला क्षेत्र को क्या करती है, फैला देती है, तो उसको अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। और अपोढ़ भी बेसिकली अवशिष्ट मिट्टी का ही उदाहरण है। लेकिन अपोढ़ क्या है कि नदियां शिलाखंडों को तोड़ करके उसी के आसपास नहीं बिछाएगी,
जैसे मान लीजिए कि एक शिलाखंड है यहाँ, एक शिलाखंड है यहाँ, अगर मिट्टी तोड़ करके और इसी के आसपास बिछा देती है नदियाँ, तो इसको आप शिष्ट कहेंगे। लेकिन इन्हीं मिट्टियों को जब बहा करके दूसरे स्थान पर ला करके जमा करेगी, तो इसी को अपोड़ मिट्टी कहते हैं हम लोग दोस्तों। इसी को कौन सा मिट्टी कहते हैं? अपोड़ मिट्टी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद आइए चर्चा करते हैं हम लोग कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अपशिष्ट मिट्टी। अपशिष्ट मिट्टी क्या? कि नदियों के द्वारा, है ना, अपरदन के फलस्वरूप शिलाखंडों को विभाजित किया जाता है और विभाजित करके उसी शिलाखंड के नजदीक क्या कर दिया जाता है? बिछा दिया जाता है, तो उसको अपशिष्ट मिट्टी कहते हैं। और अगर उन्हीं अपशिष्ट मिट्टियों का स्थानांतरण कर दे नदियां, एक जगह से दूसरी जगह पर ला करके छोड़ दे, तो उसी को हम लोग कहते हैं अपोढ़ मिट्टी। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अपशिष्ट और अपोढ़ मिट्टी आपको समझ में आ गया होगा। आप लिख भी लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो पॉज करके और सुन करके लिखें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि थोड़ा सा देखिएगा, आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा तो बांगर है, कोई दिक्कत का बात नहीं, अभी उपजाऊ के आधार पर भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले जो मिट्टी आती है ना, जो मिट्टी आती है, ये वाला जो मिट्टी, ठीक है, जो ये वाला मिट्टी आती है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा ऊपर वाले इलाके में जो ये मिट्टी आती है, ध्यान में रखिएगा। वो मिट्टी थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था उधर, इसलिए अभी जाना पड़ गया थोड़ा सा, है ना, सॉरी। ध्यान में रखिएगा, जो ये मिट्टी आती है, तो इस इलाके को मैंने बताया था आपको, शिवालिक का ये जो क्षेत्र है, ये जो शिवालिक का क्षेत्र है, इस इलाके को तराई क्षेत्र कहते हैं। इस इलाके को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। और इस इलाके में जितनी भी मिट्टियां, चाहे तो बांगर हो या खादर हो, उसको तराई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तराई इलाके में तराई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पर्वतों के पाद का, पर्वतों के नीचे के क्षेत्र का इलाके को हम लोग क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो तराई के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इन तराई इलाकों में जो मिट्टियां पाई जाएंगी, उसमें देखिए बहुत सारी चीजों की मात्रा रहेगी। जैसे बहुत सारी चीजों की मात्रा क्या? जैसे कि आपको पोटेशियम की मात्रा रहेगी, ठीक है, और भी तत्व जैसे फेल्सपार, फेल्सपार की मात्रा रहेगी। इन सभी चीजों की मात्रा आपको मिल जाएगी, किसमें? तराई मिट्टियों में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो तराई से नीचे अगर आप आइएगा, ठीक है, तराई से नीचे अगर आप आइएगा, तो तराई से नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर, है ना, खादर क्षेत्र। आप जानते हैं, देखिए तराई मिट्टी का बेसिकली विस्तार आपसे पूछा जाता है। तो तराई मिट्टी का जो विस्तार आपसे पूछा जाएगा जब भी, तो आप बताइएगा कि नेपाल से सटे जितने भी जिले हैं, पिछला क्लास मैंने पढ़ाया, नेपाल से सटे जितने भी जिले हैं, यानी कि पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, इन क्षेत्रों में तराई क्षेत्र की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर, थोड़ा सा आप नीचे आइएगा, जो कि दिख रहा है आपको, वो आ जाता है आपका नंबर खादर क्षेत्र का, ठीक है, खादर क्षेत्र का। तो खादर क्षेत्र का जो है, खादर क्षेत्र के बारे में अगर आपसे पूछे तो देखिए इसमें चूना, है ना, चूना की मात्रा जो होती है वो थोड़ा सा कम होती है, जिसके कारण इसमें खेती करना बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और इसका विस्तार अगर पूछा जाए कभी आपसे, तो खादर क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा इलाके में है। अगर दोनों में से भी पूछा जाए, है ना, दोनों से भी पूछा जाए, तो उसमें आप बताइएगा कि खादर क्षेत्र का जो सर्वाधिक विस्तार है, वो खादर क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? पूर्णिया इलाके में मिलेगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि खादर क्षेत्र के बाद, ठीक है, खादर क्षेत्र के बाद जो मिट्टी का प्रकार आता है, वो मिट्टी का प्रकार आता है आपका ताल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ताल का क्षेत्र। ताल का क्षेत्र या ताल का क्षेत्र भी बोला जाता है इसको, ताल का क्षेत्र। देखिए ताल का क्षेत्र का क्या मतलब है? ताल का क्षेत्र का जो मिट्टी है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, वो आपको बिहार के दक्षिणी इलाकों में मिलेगा। बिहार के जो गंगा गंगा नदी गई, इस गंगा के दक्षिणी तट में आपको ताल का क्षेत्र मिलेगा। बेसिकली इसको गंगा का टाल क्षेत्र कहते हैं। टाल का मतलब देखिए क्या हुआ, टाल का अर्थ हो गया कि जैसे मान लीजिए कि गंगा बह रही है, तो गंगा बेसिकली इस तरह से बहती है, ऐसे नीचे, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि भ्रंश घाटी में, दबी हुई घाटी में बहती है गंगा,
ठीक है। तो इधर से भी नदी आती है, इधर से भी नदी आती है, और दोनों आकर के और मिल जाती है किसमें, गंगा में मिल जाती है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो टाल के क्षेत्र में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इस टाल के क्षेत्र में भी देखिए बहुत उपजाऊ मिट्टी रहती है, बेसिकली बांगर मिट्टी ही है टाल के क्षेत्र में। तो कभी आपसे ये प्रश्न पूछे कि टाल के क्षेत्र का मिट्टी यानी टाल मिट्टी का विस्तार किन क्षेत्रों में है, तो आपको बता देना है कि टाल मिट्टी का जो विस्तार है वो आपको पता चलेगा कहाँ से कहाँ, इन इलाकों में। जैसे मुंगेर वाला जो इलाका हो गया, पटना वाला इलाका हो गया, पटना, मुंगेर, बक्सर, भोजपुर, सारण, इन इलाकों में आपको टाल मिट्टी का विस्तार मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आ जाता है आपका बलसुंदरी मिट्टी। कौन सा मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी। तो बेसिकली देख लीजिए कि टाल के ऊपर में यानी गंगा के उत्तरी तट का बात करें, ऊपर का इलाका जो ये सब इलाका छुटा हुआ है, बेसिकली मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, ठीक है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, है ना, ये सारे इलाकों में आपको कौन सा मिट्टी मिलेगा, बलसुंदरी मिट्टी मिलेगा। आप एक एक पॉइंट लिखते चले जाइएगा, बलसुंदरी मिट्टी मिलेगा, इलाके पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि बांगर क्षेत्र या करेल केवाल मिट्टी भी बोलते हैं, बांगर वाला मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी भी। तो बेसिकली करेल केवाल मिट्टी आपको पूरा दक्षिणी बिहार में मिलेगा। देखिए पूरा पटा पड़ा है, बांगर को ही कहीं कहीं यानी कि स्थानीय भाषा में करेल केवाल मिट्टी भी बोला जाता है। तो पूरा दक्षिणी यानी कि गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये सारे इलाकों में कौन सा मिट्टी फैला हुआ है, ये सारे इलाकों में जो मिट्टी फैला हुआ है दोस्तों वो करेल केवाल मिट्टी फैला हुआ है, ध्यान में रखिएगा। पुरानी जलोढ़ जिसको बोलते हैं या बांगर मिट्टी बोलते हैं। अब बात करें थोड़ा सा, एक और प्रकार की मिट्टी होती है जिसका नाम है बलथर मिट्टी, है ना, जिसका नाम क्या है, बलथर मिट्टी है। और ये जो बलथर मिट्टी है वो ध्यान में रखिएगा, बेसिकली बलथर मिट्टी कंकड़ युक्त मिट्टी होती है थोड़ी सी, और ये जाहिर सा बात है कि कंकड़ युक्त मिट्टी अगर है तो इसका मतलब है, ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब है कि ये पठारी भाग में पाई जाएगी। तो बेसिकली गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, इन इलाकों में बलथर मिट्टी आपको मिलेंगी, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है। तो ये मिट्टी का चैप्टर था, आशा करते हैं कि इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है। आप पॉज कर करके और नोट्स बनाते चले, और नोट्स बनाने के बाद एक अच्छा नोट्स आपका बनेगा। जो मैंने मैपिंग करवाया, मैप में जो दिखाया कि इतना क्षेत्र में ये विस्तार है, अगर आप मैपिंग को भी याद रखें, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली देख लीजिए, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं, ठीक है, रिवीजन करवा दूं कि क्या है, ध्यान में रखिएगा। बेसिकली बिहार की मिट्टियों को इस तरह से तो मैंने बांटा ही है कि ज्यादा क्षेत्र में आप जलोढ़ देख रहे हैं, लेकिन देखिए बिहार की मिट्टियों को उच्च आवाज के आधार पर एक तरह से, है ना, तराई क्षेत्र, तराई मिट्टी, उसके बाद आपको मिलेगा तराई मिट्टी के बाद खादर मिट्टी, खादर जो कि सबसे, उसके बाद आपको मिलेगा दोस्तों बलसुंदरी मिट्टी। कौन सा मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, बलसुंदरी। बलसुंदरी के बाद आपको ध्यान में रखिएगा, बलसुंदरी के बाद, क्योंकि बलसुंदरी यहाँ आ जाता है इन इलाकों में, मुंगेर वाला इलाकों में। बलसुंदरी के बाद आपको गंगा के दक्षिणी इलाकों में फिर टाल का मिट्टी, टाल का मिट्टी, ठीक है, टाल का क्षेत्र बोला जाता है, गंगा का टाल क्षेत्र। और टाल क्षेत्र के बाद आपको मिलेगा पुराना जलोढ़, जो पूरा विस्तृत आप देख रहे हैं, पुराना जलोढ़, पुराना जलोढ़, या इसी को करैल कैवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, करैल कैवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको फिर करैल कैवाल के बाद थोड़ा सा बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी जो उसी में आ जाएगा आपका लाल, पीली, है ना, काली, ये सब आ जाएगा किसमें, बलथर मिट्टी का श्रेणी मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप एक बार और देखना चाह लें तो आप देखिएगा कि तराई मिट्टी जो है बेसिकली आपका, ये तराई मिट्टी आपको इन क्षेत्र में मिलेगा, और इसमें बालू की थोड़ा मात्रा रहेगी, ठीक है, लेकिन उपजाऊ के दृष्टिकोण से उपजाऊ है। खादर मिट्टी में आपको चूना नहीं मिलेगा, जिसके कारण इसमें बहुत अच्छा खेती होता है। और बलसुंदरी, खादर में आपको याद रखना है कि पूर्णिया और सहरसा में फैला हुआ है, पूर्णिया में सर्वाधिक है, पूर्णिया में सर्वाधिक है। यही कारण है कि पूर्णिया बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि कोसी और गंगा का क्षेत्र इसमें मिलता है। पूर्णिया बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, और बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण
सर्वाधिक बिहार में जूट का खेती पूर्णिया में ही होता है। जब हम कृषि पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिर बलसुंदरी आपको मिलेगा पूरा मुंगेर, सहरसा, इस सब के इलाके में। ठीक है। ताल का मिट्टी आपको गंगा के दक्षिणी इलाकों में, वही पटना बक्सर वाला इलाका में। पुराना जलोढ़ ये पूरा फैला हुआ है, सब देख सकते हैं, रोहतास कैमूर सब सब। उसके बाद आपको मिलेगा बलथा, जो पठारी इलाकों में थोड़ा 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 आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसका अंश लाल और पीली मिट्टी है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कड़ी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके भाई का हौसला अफजाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। शुभ रात्रि।